Swayam Prabha. Digital India. Educated India. प्रिय शिक्षार्थियों, मैं आपका इस विषय पाश्चात्य दर्शन के इतिहास में स्वागत करता हूं। आज के व्याख्यान क्रम में कांट के दर्शन का विश्लेषण करते हुए आज हम उनकी ज्ञान मीमांसा का दार्शनिक विश्लेषण करेंगे और इसी क्रम में हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार कांट जब व्यवहारिक ज्ञान के संदर्भ में सार्वभौम निश्चित सत्य ज्ञान की संभावना की प्रतिष्ठा करते हैं दर्शन में, और वो कहते हैं कि दर्शन शास्त्र में भी अनुभव निरपेक्ष सार्वभौमिक और ज्ञान संभव है। तो उसके लिए जब वो बुद्धि विकल्पों की चर्चा करते हैं और देश काल के विचार की चर्चा करते हैं, इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज के व्याख्यान क्रम में हम उनकी ज्ञान मीमांसा का विश्लेषण करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर निर्भय कुमार मिश्रा है। मैं इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज़ GLA विश्वविद्यालय मथुरा में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। जैसा कि कल हमने जर्मन महान दार्शनिक इमैनुअल कांट के दर्शन की चर्चा की, किस प्रकार कांट ने जो बुद्धिवाद और अनुभववाद के आपसी प्रतिद्वंदी जो विचार थे, उनके कारण अंततः ज्ञान की जो असंभावना बनी ह्यूम के दर्शन के पश्चात, कैसे कांट ने अपने दार्शनिक प्रयास से और विशेषता अपनी जो प्रथम पुस्तक क्रिटिक ऑफ प्योर रीज़न में जिस तरह से उन्होंने शुद्ध बुद्धि की जो आलोचना की और ये दिखाया कि जो समस्त ज्ञान है उसका प्रारंभ अनुभव से होता है, हमारी इंद्रिय संवेदनाओं से होता है। बिना इंद्रिय संवेदन हुए या अनुभव हुए किसी प्रकार के व्यवहारिक ज्ञान की बात हम नहीं कर सकते या उसकी पुष्टि या प्रतिष्ठा दर्शन में नहीं हो सकती। वहीं उन्होंने एक और महत्वपूर्ण बिंदु की तरफ ध्यान आकर्षित किया और यहाँ उन्होंने अनुभव आदि जो सिद्धांत थे उनकी आलोचना की और कहा कि ज्ञान का प्रारंभ तो अनुभव से होता है, लेकिन ज्ञान की उत्पत्ति अनुभव से नहीं होती। ज्ञान की उत्पत्ति जो है उसके लिए ज्ञान को देश और काल दो कोटियों से गुजरना होता है और जहाँ बुद्धि के विकल्प ज्ञान का निर्माण करते हैं। तो इस क्रम में हमने कल निश्चित ज्ञान व्यवहारिक जगत में किस तरह से अनिवार्य सार्वभौम दर्शन जगत में किस तरह से संभव है इसकी चर्चा की थी। कल इसका विश्लेषण किया था और ये भी जानने की कोशिश की थी कि कांट की दार्शनिक स्थिति जो है वो आलोचनात्मक है, अतीन्द्रिय है, क्योंकि वो अतीन्द्रिय बुद्धि विकल्पों की चर्चा करते हैं। विज्ञानवादी इसलिए हैं क्योंकि वो मानते हैं कि जो बुद्धि विकल्प हैं वही हमारे ज्ञान का निर्माण करते हैं, जिसकी शुरुआत हमारे अनुभव से होती है। आगे के क्रम में हमने ये समझा कि ज्ञान की उत्पत्ति जो है वो अनुभव में नहीं है, प्रारंभ है, और उत्पत्ति जो है वो बुद्धि के विकल्पों द्वारा उनके समायोजन से होती है और वहीं ज्ञान का प्रमाणित स्वरूप बनता है। और ज्ञान की सीमा के संदर्भ में कांट ने जैसा कि कहा कि ज्ञान हमें केवल व्यवहारिक जगत का होता है और किसी भी प्रकार का जो परमार्थिक ज्ञान है या किसी भी द्रव्य के संबंध में, पदार्थ के संबंध में उसके जो सलक्षणों का ज्ञान है, उस तक हमारे ज्ञान की गति नहीं है। तो हम न्यूमेना क्या है ये नहीं जानते, पदार्थ अपने आप में क्या है, द्रव्य अपने आप में क्या है, उसकी स्वलक्षण सत्ता क्या है, इसके बारे में हम नहीं जानते। हम जो भी जानते हैं वो किस तरह से हमारे व्यवहारिक जगत में हमारे अनुभव का विषय बनता है, उसी संदर्भ में हम उसको जानते हैं। तो हमारा ज्ञान जो है वो व्यवहारिक जगत तक सीमित है और यही ज्ञान की सीमा है। फिर कांट की विभिन्न विश्व की व्याख्या समझने की कोशिश की कि व्यवहारिक जगत का क्या स्वरूप है,
भौतिक जगत का क्या स्वरूप है उनकी। भौतिक जगत में जहाँ उनका दर्शन सर आइजैक न्यूटन के दर्शन से प्रभावित है, वहाँ वो यूनिवर्सल, यूनिफॉर्म, सार्वत्रिक और एक रूप नियमों की पुष्टि देखते हैं। और उसी प्रकार से वो मानते हैं कि दर्शन जगत में भी ऐसे ही कुछ यूनिवर्सल, यूनिफॉर्म प्रिंसिपल हैं जिनके आधार पर हम सार्वभौमिक अनिवार्य ज्ञान की प्राप्ति व्यवहारिक जगत में कर सकते हैं। और इसके बाद हमने देखा कि किस तरह कांट का दर्शन समन्वयवादी है, और वो क्रांतिक रूप से जिस प्रकार कोपरनिकस ने पूरी दुनिया के इस विचार को बदल दिया था कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है, और उन्होंने कहा सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है, इस विचार को जो उन्होंने बदला, तो इसे हम कोपरनिकन रिवोल्यूशन कहते हैं। और यही कहीं कोई एक रिवोल्यूशन कांट भी दर्शन के क्षेत्र में लाए, जब उन्होंने अनुभववादी विचारों को और बुद्धिवादी विचारों को पलट करके एक समन्वयवादी दर्शन का विकास किया, जिसमें उन्होंने निश्चित सार्वभौम ज्ञान की प्रतिष्ठा की और व्यवहारिक जगत की सत्यता को भी प्रमाणित किया। आगे उन्होंने अनुभववाद और बुद्धिवाद में जो दोष हैं उनको दिखाते हुए तथा उनके गुणों को दिखाते हुए अपने समन्वयवाद में न केवल ज्ञान के स्वरूप का विश्लेषण किया है, उसकी उत्पत्ति का विश्लेषण किया एवं उसकी सीमा का विश्लेषण किया है। बाद में कांट का मानना है कि ज्ञान जो होता है उसका स्वरूप जो है और द्रव्य जो है दो रूप में होता है, और पदार्थ के रूप में जो व्यवहारिक सत्ता है ज्ञान की, वो अस्त व्यस्त होती है और उसमें कोई समायोजन नहीं होता है, कोई नियम नहीं होता है, कोई सार्वभौमिकता एकरूपता नहीं होती है। ये काम जो होता है वो फॉर्म का होता है, और फॉर्म के रूप में वो कहते हैं कि बुद्धि के विकल्प ये काम करते हैं। इसलिए उनका मानना था कि ज्ञान सदैव सविकल्पक होता है, और ज्ञान अनुभव की प्रतीति होने के लिए भी संवेदना के अलावा हमें बुद्धि विकल्पों की आवश्यकता होती है, और उसी के आधार पर हमें निश्चित ज्ञान की प्राप्ति भी होती है। अतः उन्होंने कहा कि इंद्रिय संवेदना के बिना बुद्धि विकल्प पंगु हैं, और बुद्धि विकल्प के बिना इंद्रिय संवेदन अंधे हैं। अब आगे के विश्लेषण में जैसे कि कांट कहते हैं कि बुद्धि प्रकृति को नियमित करती है, अंडरस्टैंडिंग मेक्स नेचर। और यहाँ आज हम इस व्याख्यान में इसी बिंदु से प्रारंभ करेंगे कि जिस तरह से गणित में निश्चित अनिवार्य प्रतिज्ञप्तियों के आधार पर निश्चित अनिवार्य सत्य होते हैं, ऐसा बुद्धिवादियों ने प्रतिष्ठा की थी, और उसके आधार पर जगत, आत्मा और ईश्वर की व्याख्या की, जिसको कि अनुभववादियों ने इस बात को कह के नकार दिया कि अनुभव के अलावा हमें कोई ज्ञान नहीं होता, या कोई समस्त ज्ञान जो हमारा है वो अनुभव आधारित है। ये किसी भी प्रकार की जो ज्यामितीय गणितीय जो स्वयं सत्य के सिद्धांत के आधार पर ज्ञान की प्रतिष्ठा है उस पर निर्भर नहीं करता, बल्कि हमारे इंद्रिय संवेदन, इंद्रिय प्रत्यक्ष और अनुभव पर निर्भर करता है। और उसी के द्वारा लॉक ने जीव जगत और ईश्वर की प्रतिष्ठा की, बर्कले ने आत्मा, जगत और कैसे हमें उसका अनुभव होता है इसकी प्रतिष्ठा की, और ह्यूम ने तीनों ही तत्वों का निराकरण कर दिया, संपूर्ण तत्वमीमांसा का खंडन कर दिया कि हमें विशेष इंद्रिय संवेदनों के अलावा कोई भी ज्ञान नहीं होता। आज हम कांट के दर्शन में आगे बढ़ते हुए जैसा कि उन्होंने इस बात को समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार बुद्धि प्रकृति को नियमित करती है। इसको समझने के लिए आज की चर्चा में हम जब आगे बढ़ेंगे तो ये देखने की कोशिश करेंगे कि क्या गणित में जैसे अनिवार्य और सत्य सिद्धांत हैं, तो जैसा कि हम मानते हैं कि वो अनुभव निरपेक्ष हैं और वो वियोज्य वाक्य हैं। कल भी हमने इस बात का डिस्कशन किया था कि क्या जो वियोजक वाक्य हैं, जो एनालिटिक स्टेटमेंट हम देखते हैं गणित और तर्कशास्त्र में, जिनको कि हम ए प्रियोरी कहते हैं, प्रागानुभविक कहते हैं, प्रियोरी मतलब होता है बिफोर एक्सपीरियंस मानते हैं, तो क्या गणित में भी हमें संयोजक अनुभव निरपेक्ष ज्ञान प्राप्त होता है? क्या भौतिक विज्ञान में संयोजक अनुभव निरपेक्ष ज्ञान संभव हैं? क्या दर्शन जगत में भी उसी प्रकार संयोजक अनुभव निरपेक्ष ज्ञान संभव हैं? तो आज हम इस बात का विश्लेषण करेंगे। भौतिक विज्ञान पे जैसे कि हम देखते हैं कि कई अनुभवों के आधार पर विज्ञान व्यवस्थित रूप से, सुव्यवस्थित तरीके से
हर एक घटना का अध्ययन करता है और कुछ सार्वभौमिक सत्य अनिवार्य सिद्धांतों के आधार पर इस विश्व की व्याख्या करता है, उसकी विभिन्न घटनाओं की व्याख्या करता है, विभिन्न सिद्धांतों के आधार पर जिनमें की एक रूपता होती है, जिनमें कि एक एप्रियोरी कंटेंट भी होता है। गणित में भी ऐसे ही, रेखा गणित में भी ऐसे ही प्रस्थापनाएं होती हैं। तो आज हम इस प्रश्न से आगे बढ़ेंगे कि क्या गणित में भी संयोजक अनुभव निरपेक्ष ज्ञान संभव है, क्या दर्शन में ये संभव है। तो जब हम देखते हैं कि दर्शन का लक्ष्य क्या है, तो दर्शन का लक्ष्य है इंद्रिय अनुभूति के आधार पर निश्चित ज्ञान प्राप्त करना। क्रिटिक ऑफ प्योर रीज़न में आगे बढ़ते हुए जब कांट इसका विश्लेषण करते हैं तो 3 प्रकार के कथनों की चर्चा करते हैं। एक को कहते हैं एनालिटिक ए प्रियोरी स्टेटमेंट, जिसे कि हम कह सकते हैं कि वियोजक वाक्य या विश्लेषणात्मक वाक्य भी कह सकते हैं, जिनमें जो विधेय होता है वो अपने उद्देश्य में ही निहित होता है, उससे बाहर नहीं होता है। उदाहरण के स्वरूप अगर हम कहें ए बैचलर इज़ अनमैरिड मैन, तो जो अनमैरिड मैन है वो बैचलर के ही प्रत्यय में होता है। या हम कहें कि त्रिभुज जो है वो 3 विमाओं से निर्मित होता है, तो ये भी अपने आप में त्रिभुज के प्रत्यय में ही निहित है। दूसरे प्रकार की जो प्रतिज्ञप्तियाँ या कथन होते हैं जिन्हें हम कहते हैं सिंथेटिक ए पोस्चरई, या जिन्हें हम कहते हैं कि संश्लेषणात्मक अनुभवात्मक तथ्य, जो हमारे अनुभव पर आधारित होते हैं और इनके लिए हमें अनुभव की आवश्यकता होती है। जैसे हम कहें कि बाहर वर्षा हो रही है, तो ये अपने आप में एक सिंथेटिक स्टेटमेंट हो जाएगा। या राम बुद्धिमान है, क्योंकि ये हमारे किसी एक विशेष अनुभव के बारे में चर्चा, इसके लिए अनुभव का होना आवश्यक है और इसमें कोई अनिवार्यता सार्वभौमिकता नहीं होती है। और ये सत्य भी हो सकते हैं और असत्य भी हो सकते हैं। वहीं एनालिटिक स्टेटमेंट जो होते हैं वो सदैव सत्य होते हैं, हर संभव विश्व में इनकी सत्ता निश्चित होती है। सिंथेटिक स्टेटमेंट संभाव्य होते हैं, ये सत्य सत्य कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन जो कांट का उद्देश्य है पहला, वो ये है कि क्या दर्शन में सिंथेटिक एप्रियोरी जजमेंट संभव है। तो जैसा कि हमने कहा कि जब हम बात करते हैं कि जो हम कह रहे हैं सिंथेटिक एप्रियोरी जजमेंट, तो क्या संश्लेषणात्मक कथन, जैसा कि हमने कहा कि संश्लेषणात्मक कथन की खास बात क्या होती है कि यह कोई एक नई सूचना या ज्ञान हमारे अनुभव में जोड़ता है। लेकिन जब हम विश्लेषणात्मक कथन की बात करते हैं, तो विश्लेषणात्मक कथन इसके उलट वो होते हैं जो कोई नया ज्ञान हमारे अनुभव में नहीं जोड़ते। जैसे अगर हम कहें कि त्रिभुज तीन भुजाओं का होता है, तो अब इस ज्ञान में त्रिभुज के प्रत्यय में ही 3 भुजाओं का हमें ज्ञान हो जाता है, तो इसमें कोई नया ज्ञान हमें प्राप्त नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे जो कांट के लिए प्रश्न है वो थोड़ा अलग है। कांट कह रहे हैं कि कुछ क्या दर्शन शास्त्र में ऐसी प्रतिज्ञप्तियाँ संभव हैं जो जिनमें एक तरफ तो एक विश्लेषणात्मक गुण हो, जैसे कि क्या ऐसे कथन व्यवहारिक दर्शन में संभव हैं, जिनमें एक तो प्रागानुभविकता हो, यानी ए प्रायोरी हो, ए प्रियोरी हो। वो ए प्रियोरी कहने का मतलब उनमें एक सार्वभौमिकता हो, निश्चयात्मकता हो, सत्यता हो, और वो
वो संश्लेषणात्मक भी हों। तो क्या ऐसे कथन हमारे दर्शन में संभव हैं जो जिनमें प्रागौनिकता भी हो और संश्लेषणात्मकता भी हो, यानी जिनमें न केवल ए प्रोरी कैरेक्टर हो उनका, प्लस वो हमारे व्यवहारिक जगत के संबंध में हो, कुछ ऐसी ज्ञान बताते हों जिसको व्यवहार जगत में आनुभविक तथ्य के द्वारा हम देख सकते हैं। तो जैसे हम गणित के क्षेत्र में बात करें तो कांट कहते हैं कि यह संभव है क्योंकि हमारे व्यवहारिक दर्शन के क्षेत्र में ऐसे जो कथन हैं, जो ए प्रोरी सिंथेटिक जजमेंट हैं, ऐसे कथन संभव है। जैसे कि जिनका हम कुछ उदाहरण लेते हैं, जैसे गणित में वो उदाहरण देते हैं कि जो 7 + 5 इज़ इक्वलेंट टू 12, 7 और 5 का जो योग है वो 12 होता है। तो ये कथन किस प्रकार का कथन है गणित में? तो इस कथन में क्या ये विश्लेषणात्मक कथन है, क्या ये संश्लेषणात्मक कथन है, या ये जो उनका तीसरा प्रकार है जिसे वो कहते हैं कि ए प्रियोरी सिंथेटिक जजमेंट, है ना? तो क्या ये प्रागानुभविक संश्लेषणात्मक कथन है? तो क्यों है? कांट कहते हैं कि ये एक प्रागानुभविक संश्लेषणात्मक कथन है। गणित के सिद्धांत अनिवार्य सत्यों पे निर्भर करते हैं, उनमें एक अनिवार्यता सार्वभौमिकता होती है, लेकिन उनका मानना है कि 7 और 5 का जो प्रत्यय है उससे हमें 12 का प्रत्यय सीधे एक विश्लेषण के रूप में नहीं मिलता। ये वियोजक वाक्य नहीं है, ये मात्र इसके 7 + 5 से हमें 12 का बोध नहीं होता है जब तक कि हमें एक प्रत्यय जो जोड़ का प्रत्यय है, जो एडिशन का कॉन्सेप्ट है, जब तक कि जोड़ का प्रत्यय हम व्यवहार जगत में नहीं इसको लगाते हैं तब तक हम 7 और +5 से सीधे 12 पर नहीं आ सकते हैं। तो ये मानना है कांट का कि गणित में भी प्रागानुभविक संश्लेषणात्मक कथन पाए जाते हैं। जैसे एक उदाहरण हम और लेते हैं यहाँ पर कि त्रिभुज की आंतरिक विमाओं का जो कोण होते हैं, आंतरिक कोणों का जो योग है वो 180 अंश होता है। तो त्रिभुज की आंतरिक विमाओं का जो कोणों का जो योग है वो 180 अंश होता है। ये भी कुछ दार्शनिक कहते हैं कि ये एक प्रागानुभविक संश्लेषणात्मक कथन है, क्योंकि ये ज्ञान जो है वो त्रिभुज के प्रत्यय में नहीं होता, उसमें एक अनुवात्मक तथ्य होता है जो एक नए ज्ञान को हमारे अंदर जोड़ता है। तो जब भी कोई एक नया ज्ञान आता है तो वो संश्लेषणात्मक गुण को उसमें जोड़ देता है। अब हम कुछ ऐसे उदाहरण लें जो भौतिक विज्ञान के हैं। जिस प्रकार से हमारे गणित में इस तरह के प्रागानुभविक संश्लेषणात्मक कथन हैं, वैसे भौतिक विज्ञान के कुछ उदाहरण हम लेते हैं। जैसे अगर हम कहें कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। अब ये जो पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, इसमें एक सार्वभौमिकता है, यूनिवर्सैलिटी है, सार्वत्रिकता तो है, लेकिन एक इसमें अनुभवात्मक तथ्य भी है। तो इस तरह के जो प्रागानुभविक संश्लेषणात्मक कथन होते हैं तो उनमें दो प्रकार के तथ्य होते हैं। एक तो एलिमेंट जो होता है वो होता है कि उनमें एक अनिवार्यता होती है और सार्वत्रिकता होती है, यूनिवर्सैलिटी होती है और नेसेसिटी होती है, लेकिन साथ साथ उनमें अनुभवात्मक तथ्य भी होता है कि उनमें एक अनुभवात्मक, बिना गुरुत्वाकर्षण के अनुभव के हम इस तरह के अनिवार्य सत्यों को ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो उनमें एक अनुभवात्मक तथ्य भी होता
है। जैसे पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण शक्ति है या द्रव्य जो है वो 100 सेंटीग्रेड पर या 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। तो अब उस वाली घटना के लिए केवल ये सार्वत्रिक अनिवार्य सिद्धांत ही पर्याप्त नहीं है, उसके संपूर्ण ज्ञान के लिए हमारा एक अनुभवात्मक तथ्य या अनुभवात्मक घटना भी उसके लिए ज़रूरी है, उसका भी ज्ञान होना हमें ज़रूरी है। और केवल ये कहने से कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण है, हमें एक गुरुत्वाकर्षण का बोध नहीं होता। हाँ, एक सार्वत्रिक नियम का बोध होता है, लेकिन जब वो अनुभव का तथ्य जब तक ना हो तब तक वो उस ज्ञान की संपूर्णता को स्पष्ट नहीं करता है। तो इस प्रकार जो प्रागानुभविक संश्लेषणात्मक कथन हैं, जिन्हें वो कहते हैं कि ए प्रियोरी सिंथेटिक जजमेंट, तो क्या ए प्रियोरी सिंथेटिक जजमेंट दर्शन शास्त्र में संभव हैं, इसके विश्लेषण के लिए हम अब आगे बढ़ेंगे। लेकिन इस तरह के कथन विज्ञान में और हमारे गणित में हमने कई उदाहरणों के द्वारा समझा कि ये संभव होते हैं। यहाँ पर हमें ये बस समझने की आवश्यकता है कि ये कथन 3 प्रकार के हैं। यहाँ पर विश्लेषणात्मक कथन, जिनको हम ए प्रियोरी कहते हैं, जिनमें अनुभव की आवश्यकता नहीं, वो अनिवार्य सत्य हैं, हमेशा सत्य रहते हैं। और जो सिंथेटिक या संश्लेषणात्मक कथन है वो अनुभव के आधार पर सत्य असत्य होते हैं, संभाव्यता होती है उनमें, इनमें निश्चितता होती है, इनको अपोस्टरी बोलते हैं। और जो तीसरे प्रकार के कथन जिन्हें हम ए प्रायोरी सिंथेटिक जजमेंट बोल रहे हैं, इनमें अनिवार्यता भी होती है, निश्चितता भी होती है और अनुभवात्मकता भी होती है। तो ऐसे कथनों के बारे में अब हम आगे बढ़ेंगे और अब हम समझेंगे कि किस प्रकार क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन में कांट इसके चर्चा के लिए और भी प्रत्ययों की चर्चा करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो कांट का, जैसे हमने कल भी बात की थी कि जो क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन है उसके 3 भाग हैं। पहला इंद्रिय संवेदन परीक्षा, दूसरा भाग है बुद्धि विकल्प परीक्षा और तीसरा भाग है प्रज्ञा परीक्षा। तो इंद्रिय संवेदन परीक्षा को हम कह सकते हैं ट्रांसेंडेंटल एस्थेटिक्स और बुद्धि विकल्प परीक्षा जो है वो है ट्रांसेंडेंटल एनालिटिक्स और प्रज्ञा परीक्षा को बोलते हैं ट्रांसेंडेंटल डायलेटिक्स। तो आज हम इन दोनों परीक्षाओं के बारे में विश्लेषण करके आगे बढ़ेंगे। इतना हमें ये जानना है कि जो प्रागानुभविक संश्लेषणात्मक कथन हैं जिनकी चर्चा अभी हमने की, वो किस प्रकार संभव हैं, उनकी तो हम विश्लेषण करेंगे। लेकिन मोटे तौर पे हम ये समझ लें, जिस तरह से कांट ने एक परमार्थ और व्यवहार का भेद किया है, तो ये जो विश्व ज्ञान का विषय है, जहाँ पे हमने अभी चर्चा की कि ये अगर हम बात करें कि गणित, भौतिकी और दर्शन, इन तीनों में ही जो ए प्रियोरी सिंथेटिक जजमेंट है वो संभव है, प्रागानुभविक संश्लेषणात्मक ज्ञान संभव है। लेकिन वो संभव किस अर्थ में है? केवल वो व्यवहारिक जगत में जो हमारे अनुभव प्रतीति का विषय है, उसका जो अपने आप में जगत है, न्यूमिनल वर्ल्ड है, जो स्वलक्षण सत्ता है, उसमें हम इस तरह के कथनों की संभावना नहीं बना सकते हैं, ना इसको हम जान सकते हैं। तो अभी हम आगे देखेंगे कि गणित के जो कथन अनिवार्य हैं वो देश और काल के कारण होते हैं। और आगे बढ़ते हुए अब हम इंद्रिय संवेदन परीक्षा में आगे बढ़ते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से हमें इंद्रिय प्रत्यक्ष के माध्यम से ज्ञान प्राप्त होता है, किस प्रकार से इंद्रिय प्रत्यक्ष हमारे देश काल नामक 2 कोटियों से गुजरता है और फिर बुद्धि विकल्पों पे जाता है और फिर वहाँ से उनको शक्ति कहाँ से प्राप्त होती है और फिर कैसे हमें एक निश्चित ज्ञान की प्राप्ति व्यवहारिक दर्शन के क्षेत्र में होती है। तो अब इंद्रिय संवेदन परीक्षा में आगे बढ़ते हुए जब हमने देखा कि किस प्रकार जॉन लॉक ने कहा कि हमें इंद्रिय संवेदन होते हैं, संवेदन सुसंवेदन होते हैं और उनसे ही एक प्रतिबिंब रूप में हमारी आत्मा में जो बनते हैं विज्ञान, उनसे हमें ज्ञान प्राप्त होता है। और इसी को आगे बढ़ाते हुए बर्कले ने इस अवधारणा का खंडन कर दिया। उन्होंने कहा कि जो ज्ञान है वो विज्ञान से होता है, विज्ञान वस्तु जगत में बाहर नहीं होते, ये आत्मा में ही होते हैं। और ह्यूम ने पुनः इस बात को काटा और कहा कि जो इंद्रिय प्रतीति है वो बाहर से ही होती है और विज्ञानों के द्वारा ही में ज्ञान होता है। लेकिन उसके आधार पर उन्होंने तीनों ही तत्वों का खंडन कर दिया
जीव जगत ईश्वर किसी प्रकार की संभावना नहीं बनती है। अब हम कांट के दर्शन में देखेंगे कि इंद्रिय संवेदन किस प्रकार से ज्ञान के स्वरूप में ढलते हैं। हालांकि हमें पता है कि ज्ञान का जो आरंभ है वो इन्हीं इंद्रिय संवेदनों से प्रारंभ हो जाता है, लेकिन इसके बाद दर्शन के विश्लेषण में आगे बढ़ते हुए कि किस प्रकार ये जो छिन्न भिन्न अस्त व्यस्त जो इंद्रिय संवेदन हैं हमारे, वो किस तरह ज्ञान का के स्वरूप में ढलते हैं, फिर उनमें ज्ञान, उस ज्ञान में यथार्थता, सत्यता, प्रमाणत्व कैसे आता है, और फिर पुनः उस ज्ञान में अनिवार्यता, सार्वभौमिकता, सत्यता, निश्चितता का जो गुण है वो कैसे बनता है। तो इसके लिए हम पहले अब देखते हैं कि जो हमारे अनुभव होते हैं, जैसे मान लीजिए कि मैं आई हूँ और मुझे एक पेन का अनुभव है, तो इस पेन के अनुभव होने के लिए कांट किस तरह से एक एक्सपोजिशन करते हैं, दिखाते हैं हमें कि किस प्रकार से ये हमको अनुभव हो रहा है, होता है, और उनमें कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं, क्या कौन कौन से उसकी जो प्रक्रिया है अनुभव की, अनुभव से निश्चित ज्ञान बनने की जो प्रक्रिया है व्यवहारिक जगत में, दर्शन में, उसमें कौन कौन से भाग हैं जो अपना एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। तो आज उसी चर्चा में हम देश काल में की अवधारणा का चर्चा करेंगे, क्योंकि कहते हैं कि इंद्रिय संवेदन देश काल नामक दो मानसिक चश्मे जो हमारे हैं उनसे गुजरते हुए बुद्धि विकल्पों तक पहुंचते हैं, और तब उनमें एक जो ज्ञान की उत्पत्ति होती है। दो देश काल हैं क्या, इसकी हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। तो क्या पहला सवाल तो ये है कि जब भी हमें ज्ञान होगा, ये ज्ञान है और ये हमारा एक अनुभव है। तो ज्ञान जब भी होगा तो जाहिर सी बात है, यहाँ पे ऐसे मान लेते हैं एक ये सेब है। अब इस सेब का हमें ज्ञान कैसे होगा कि ये सेब है, इसका रंग जो है वो लाल है, ये सेब मीठा है, ये भिन्न भिन्न विशेष इंद्रिय अनुभव होंगे हमारे। तो अब ये ज्ञान कैसे बने, निश्चित ज्ञान कैसे बनेगा कि ये सेब सेब ही है, अमरूद नहीं है, इसका रंग लाल ही है, काला नहीं है, सफ़ेद नहीं है, या ये हरा सेब है, लाल नहीं है, जो समस्त प्रकार का ज्ञान है। तो अब ये अनुभव की जो प्रतीति है वो सीधे हमारे बुद्धि विकल्पों तक नहीं पहुंचती, ये सीधे हमारे बुद्धि विकल्पों तक नहीं पहुंचती। तो इसके बीच में इसे गुजरना पड़ता है देश और काल नामक दो कोटियों से, जो हमारे मानसिक चश्मे हैं। तो अब देश और काल क्या अनुभव सापेक्ष हैं। ये देश काल जो हैं, ये देश काल जो कोटियां हैं वो अनुभव निरपेक्ष हैं। ये मानसिक चश्मे, अगर हम कहें व्यवहारिक है, तो जो समस्त हमारा एक व्यवहारिक अनुभव है, तो जो व्यवहारिक अनुभव है वो देश एवं काल दोनों से होकर गुजरता है, और जो हमारा मानसिक अनुभव है वो काल की कोटि से समायोजित होकर के गुजरता है। तो ये हमें जानने की आवश्यकता है। अब हम ये देखते हैं कि ये देश और काल जो है, तो हमारा सारा अनुभव जो है, जितना भी अनुभव है, वो जब तक ज्ञान नहीं बन सकता कि इन देश और काल की कोटियों से होकर के ना गुजरे। तो हमारा समस्त जो ज्ञान अनुभव है वो देश काल विच्छिन्न है। अब क्या देश काल का स्वयं में हमें ज्ञान होता है क्या? नहीं, देश काल इस अनुभव के ज्ञान होने की पूर्व मानता है। जब तक देश काल के होकर के यह अनुभव की प्रतीति नहीं गुजरेगी, हमें किसी भी प्रकार का व्यवहारिक ज्ञान
नहीं हो सकता है। तो क्या देश काल जो है वो उसका इंद्रिय संवेदन होता है? नहीं, इसका इंद्रिय संवेदन हमें नहीं होता। ये अनुभव सापेक्ष नहीं है, ये अनुभव निरपेक्ष है। तो क्या देश काल स्वयं बुद्धि विकल्प है? नहीं, ये बुद्धि विकल्प नहीं है। ये केवल एक पूर्व मानता है किसी भी प्रकार की प्रतीति का हमारा ज्ञान का विषय बनने के लिए। ये जो हमारी अनुभविक प्रतीति है, जो अनुभविक प्रतीति है, ये ज्ञान का विषय तभी बनती है जब ये देश और काल से होकर के गुजरती है। तो बिना देश काल से गुजरे हुए कोई भी व्यवहारिक अनुभव हमारे ज्ञान का विषय नहीं बन सकता है। तो इस तरह से हमें ये समझने की ज़रूरत है कि ज्ञान का जो विषय है, तो देश काल के संबंध में हम आगे बढ़ते हुए कुछ बातों का यहाँ जिक्र करेंगे। देश काल के स्वरूप को और बेहतर तरीके से विश्लेषण करेंगे कि देश काल जो है वो एक जो हमारा बाह्य पदार्थ नहीं है, ये हमारे मानसिक धर्म है। ये प्रत्यक्ष अनुभूति के द्वार है, इनके होकर ही हमें प्रत्यक्ष की अनुभूति होती है। किंतु मानसिक धर्म होने पर भी ये किसी व्यक्ति विशेष की कल्पना नहीं है, इनकी सत्ता सार्वभौम और अनुभव के लिए अनिवार्य है। तो चाहे वो अनुभव बाह्य जगत का हो या हमारे मानसिक जगत का हो, उसके लिए हमें देश काल से गुजर के होना पड़ता है। तो ये देश काला विच्छिन्न है। तो एक बात और है कि क्या देश काल परमार्थ का ज्ञान भी करा सकते हैं? नहीं, देश काल की गति जो है वो परमार्थ तक नहीं है, उसकी गति केवल हमारे व्यवहारिक जगत के प्रतीति के ज्ञान के विषय बनाने में जो उसकी उपयोगिता है उतनी ही मात्र है। क्योंकि इसकी सामग्री जो है हमें सत्य ज्ञान व्यवहार का ही होता है, क्योंकि इसकी सामग्री हमें इंद्रिय संवेदन से आती है। तो अब हम संवेदन जो है वो देश काल के द्वारों से निकलकर और बुद्धि विकल्पों के साँचों में ढलकर ज्ञान का रूप लेते हैं। तो अतः जहाँ संवेदन है वहीं देश काल की सत्ता वास्तविक है। जो पदार्थ अतीन्द्रिय है, जिनका संवेदन नहीं होता, उन परमार्थों की देश काल की कोई सत्ता नहीं है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि देश काल की अपनी एक भूमिका है ज्ञान को उसका विषय बनाने के संबंध में। तो अब हम आगे बढ़ते हुए ये समझेंगे कि किस प्रकार हम देश काल की अवधारणा के बारे में दार्शनिक विश्लेषण करेंगे। जैसा कि हमने ये समझा कि किसी प्रकार के वस्तु जगत, व्यवहारिक जगत के अनुभव के लिए कोई भी पदार्थ लें, ऐसे मान लें यहाँ पर एक सेब है। अब इस सेब के ज्ञान होने के लिए कांट ने कहा कि एक अंदर अनुभव जो है वो देश और काल नामक दो प्रत्यक्ष के द्वारों से गुजरता है, और उसके बाद बुद्धि विकल्प हमारे इस ज्ञान में निश्चितता, अनिवार्यता, सार्वभौमता लाते हैं। तो अब हम ये समझें कि ये देश और काल हैं क्या। सबसे पहले तो ये हमारे जो व्यवहारिक जगत का प्रत्यक्ष है उसके लिए ये एक मानसिक धर्म है। तो हमारा जो समस्त व्यवहारिक ज्ञान है, जिसको हम कहेंगे व्यवहारिक ज्ञान, तो समस्त व्यवहारिक ज्ञान जो है देश व काल दोनों से होकर गुजरता है। और जो हमारा मानसिक ज्ञान है, मानसिक ज्ञान जो है वो काल से गुजरते हुए हमारे बुद्धि विकल्पों की गति तक जाता है। अब अगर हम ये प्रश्न करें कि देश काल क्या है, क्या ये इंद्रिय संवेदन है? क्या देश काल को हम इंद्रिय संवेदन कह सकते हैं? ये क्या इंद्रिय संवेदन है, या ये कोई बुद्धि विकल्प है? तो दोनों ही का उत्तर है नहीं। ना तो ये इंद्रिय संवेदन है, क्योंकि ये अतीन्द्रिय है, ये शुद्ध संवेदना है जिसकी हमें कोई, ये अनुभव निरपेक्ष है हमारा, और ये सार्वभौमिक नियम है, इसमें एक सार्वभौमिकता है। तो ये ना तो हमारी बुद्धि विकल्प हैं जिनके द्वारा ज्ञान समायोजित होता है, ना ये हमारी
शुद्ध ये इंद्रिय संवेदना है, ये शुद्ध संवेदन है जिसका हमें कोई अनुभव नहीं होता। ये अब बात करें क्या इंद्रिय जो ये देश काल हैं, तो ये इनसे समस्त पदार्थों का ज्ञान होता है। तो देश काल की गति जो है, देश काल के से होते हुए केवल हमें व्यवहारिक जगत या जो हमारा काल से होते हुए हमारा जो मानसिक जगत है, उसके संबंध में ही हमारे प्रतीत के विषय से गुजरते हैं। लेकिन अगर हम कहें व्यवहार और परमार्थ का अगर हम एक भेद बनाएं कि ये व्यवहार है और ये परमार्थ है। परमार्थ मतलब जो पदार्थों की अपनी स्वयं सत्ता है। तो जो देश और काल हैं वो केवल हमारे व्यवहारिक ज्ञान पर लागू होते हैं, वो हमारे परमार्थिक ज्ञान पर लागू नहीं होते हैं। अब बात यह है कि क्या ये अनिवार्य और सार्वभौम है, तो क्या ये बुद्धि विकल्प है? बुद्धि विकल्प नहीं है। तो अब जो इनमें जो अनिवार्यता और सार्वभौमिकता है, तो क्या उसमें कोई सामान्य या विशेष का संबंध है? जैसे गाय और गोत्व में और गाय में होता है, जैसे गोत्व और गाय में जो संबंध है, सामान्य और विशेष का संबंध है। तो क्या ऐसा कोई संबंध है? तो इसका भी उत्तर है नहीं, ये ऐसा कोई संबंध नहीं है। इनमें केवल शांत और अनंत का भेद है। जो काल की अवधारणा है उसके द्वारा हमें क्रम का, सहस्थिति का, आगे पीछे का, इधर उधर का बोध होता है ना। देश से हमें स्थिति का बोध होता है, काल से हमें समय का बोध होता है। ये हम जो विभाग करते हैं समय के आधार पर, मिनट घंटा और ये, और देश के आधार पर यहाँ वहाँ इधर उधर, तो ये जो हमारे भेद हैं वो हमारे काल्पनिक भेद हैं। देश और काल अपने आप में विभाज्य नहीं होते हैं। ये जैसे कि अतीन्द्रिय हैं वैसे ही अविभाज्य हैं। ये हमारे मानसिक चश्मे हैं, इन्हीं से हमारी सारी इंद्रियों प्रतीतियाँ गुजरते हुए ही हमारे ज्ञान का विषय बनती हैं। अब आगे बढ़ते हुए इसी क्रम में जो हम देखते हैं कि देश और काल के कारण गणित में जो अनुभव निरपेक्ष संयोजक कथन हैं वो देश और काल के माध्यम से ही होते हैं। जो रेखा गणित में है वो देश के माध्यम से, और गणित में देश और काल के माध्यम से। व्यवहारिक दर्शन में जो अनुभव निरपेक्ष संयोजक कथन संभव हैं, या भौतिक दर्शन में जो अनुभव निरपेक्ष कथन संभव हैं, वो भी देश काल से और बुद्धि विकल्पों के द्वारा। तो जो व्यवहारिक दर्शन में अनुभव निरपेक्ष संयोजक कथन होता है तो उसकी संभावना जो है वो इसलिए है क्योंकि प्रतीति का विषय देश काल से होते हुए बुद्धि विकल्पों से समायोजित होता है। भौतिक विज्ञान में भी देश काल की अवधारणा से ही यह संभावना बनती है। अब इस आधार पर हम ये समझते हैं कि बुद्धि जो है वो प्रकृति को नियमित करती है। कोई भी संवेदना जो हम अनुभव की प्रतीति होती है वो स्वयं में ज्ञान नहीं बनती, या जो बुद्धि है वो प्रकृति के सामने जो है शिष्य बन के नहीं जाती, वो एक जज की तरह जाती है, वो अपने निर्णयों का निर्धारण करती है। वहीं पर देश काल की एक भूमिका होती है। तो जिस प्रकार से भौतिक विज्ञान में इस तरह के संयोजक अनुभव निरपेक्ष ज्ञान संभव होते हैं, गणित में संभव होते हैं, दर्शन में भी उनकी संभावना बनती है। वो उसका क्रम जो है वो देश काल से होते हुए वो बुद्धि के विकल्पों के द्वारा, वो जो हमारा समस्त छिन्न भिन्न अस्त व्यस्त अनियोजित ज्ञान है उसका समायोजन किया जाता है, उसमें सार्वभौमिकता, अनिवार्यता, निश्चितता लाई जाती है। और इस तरह से अब हम समझने का प्रयास करेंगे कि ये बुद्धि के विकल्प क्या हैं। तो बुद्धि के विकल्प शब्दों में जान लें कि ये वही अतीन्द्रिय विकल्प हैं जिनके द्वारा जो संवेदन से जो प्रतीत का विषय बना देश काल से होते हुए, अब जब यहाँ पर आता है, इस स्तर पर आता है ज्ञान के, तब बुद्धि के विकल्प इसको सांचे में ढालते हैं। ये वो सांचे हैं जिनके द्वारा हमारा समस्त ज्ञान निर्मित होता है, और उसमें निश्चितता, अनिवार्यता, सार्वभौमिकता, सत्यता आती है, और उसके द्वारा ही हमें कोई अनुभव, हमें जब ज्ञान रूप में होता है तो बुद्धि के विकल्पों के द्वारा सांचों में ढलकर ही होता है। तो अब हम प्रयास करेंगे कि कांट ने किस तरह से बुद्धि के विकल्पों का एक निगमन किया है ना। तो पहले हम ये समझने का प्रयास करें कि
जो न्याय वाक्य होते हैं वो कांट के अनुसार 12 प्रकार के न्याय वाक्य होते हैं, जिनके विभिन्न 4 प्रकार होते हैं। तो पहले को हम बोलते हैं परिमाणवाचक न्याय वाक्य, गुणवाचक न्याय वाक्य, संबंधवाचक न्याय वाक्य और प्रकारवाचक न्याय वाक्य। अब जब हम बात करते हैं परिमाणात्मक न्याय वाक्य की, तो इसमें भी 3 प्रकार के न्याय वाक्य आते हैं, जिनको हम कह सकते हैं पूर्ण व्याप्ति बोधक, या जिसे हम कहते हैं यूनिवर्सल स्टेटमेंट, अपूर्ण व्याप्ति बोधक जिसे हम कहेंगे पर्टिकुलर स्टेटमेंट, और एकात्मक जिसे कहेंगे सिंगुलर स्टेटमेंट। अब इनके उदाहरण समझने की कोशिश हम करेंगे। जैसे यूनिवर्सल की बात करते हैं, तो जब हम कहते हैं कि सभी मनुष्य मरणशील है, तो ये एक यूनिवर्सल पूर्ण व्याप्तिबोधक कथन होगा, क्योंकि जो ये सभी मनुष्यों के बारे में है, क्योंकि इसमें जो इसका विधेय है वो अपने उद्देश्य में निहित होता है। तो इसे हम कहेंगे पूर्ण व्याप्तिबोधक कथन। अब अपूर्ण व्याप्तिबोधक की जब हम बात करते हैं, तो हम कहेंगे कि कुछ व्यक्ति बुद्धिमान हैं। अब ये कथन जो है उसे हम कहेंगे पर्टिकुलर स्टेटमेंट, क्योंकि ये कुछ व्यक्तियों के बाद बुद्धिमानता की बात हमें कराता है। इसी प्रकार जब हम कहेंगे सीमित स्टेटमेंट, है ना, तब हम बात करेंगे एकात्मक। अब यहाँ पे एकात्मक कहेंगे तो हम कहेंगे राम एक मनुष्य है, तो ये एक एकात्मक कथन का बोध कराता है। अब हम आगे बढ़ते हुए जब गुणवाचक की बात करते हैं, तो उसमें भी 3 न्याय वाक्य आते हैं। भावात्मक जिसे हम अफर्मेटिव स्टेटमेंट कहेंगे, अभावात्मक जिसे हम नेगेटिव स्टेटमेंट कहेंगे, सीमित को हम लिमिटेड स्टेटमेंट कहेंगे। अब भावात्मक का उदाहरण क्या है? ये हम कह सकते हैं कि मानव में चेतना है, तो मानव में चेतना का भाव है, तो ये भावात्मक स्टेटमेंट हो गया। अब हम कहेंगे पत्थर में चेतना नहीं है, तो ये अभावात्मक कथन हो गया, पत्थर में चेतना नहीं है। या हम कहें कि आत्मा जो है अमर है, तो ये एक सीमित कथन हमारा हो जाएगा। इसके आगे अगर हम कहें तो तीसरा जो है जिसको हम बोलते हैं उसको संबंधवाचक कहते हैं। इसमें भी 3 न्याय वाक्य आते हैं, जिनको हम बोलते हैं निरपेक्ष कैटेगोरिकल स्टेटमेंट, सापेक्ष हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट, वैकल्पिक डिसजंक्टिव स्टेटमेंट। अब निरपेक्ष का अगर हम उदाहरण लें तो हम कह सकते हैं कि अग्नि उष्ण है, तो ये जो उदाहरण है अग्नि उष्ण है, ये अपने आप में एक निरपेक्ष कथन का उदाहरण है, कैटेगोरिकल स्टेटमेंट का। अब हम कहें कि अब सापेक्ष कथन का उदाहरण अगर लें तो एक कथन कह सकते हैं कि अग्नि के पास बैठने पर गर्मी का अनुभव होता है। तो जो ये स्टेटमेंट है अग्नि के पास बैठने पर गर्मी का अनुभव होता है, ये एक सापेक्ष कथन होगा। अब हम तीसरे प्रकार के कथन कहें जिसे वैकल्पिक कथन कहते हैं, या हम कहते हैं इसको डिसजंक्टिव स्टेटमेंट, वैकल्पिक कथन। ये हम कह सकते हैं या तो बारिश होगी या धूप निकलेगी। तो ये एक प्रकार का वैकल्पिक कथन
होता है, जिसे हम तर्क की भाषा में P val Q भी बोलते हैं। ये वैकल्पिक कथन होता है। अगर if not P then Q। तो इस तरह से कांट कहते हैं कि 3 प्रकार के संबंधवाचक न्यायवाक्य होते हैं। इसके बाद वो कहते हैं प्रकारवाचक। तो 3 न्यायवाक्य प्रकारवाचक न्यायवाक्यों में भी आते हैं। एक को हम बोलते हैं संभावित कथन, प्रॉब्लमेटिक स्टेटमेंट। एक को हम कहते हैं प्रतिपन्न कथन, जिसे कहते हैं एसल्टोरिक स्टेटमेंट। और एक को कहते हैं हम एपोडिक्टिव स्टेटमेंट। तो इस तरह के कथनों की चर्चा हमारे कांट के दर्शन में मिलती है। तो यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि अब हम बात करते हैं कि संभावित कथन का उदाहरण क्या होगा। तो संभावित कथन की जब बात करते हैं तो हम कह सकते हैं संभव है कि ईश्वर का अस्तित्व हो। ये एक संभावित कथन हो गया, क्योंकि यहाँ पे संभावना व्यक्त की जा रही है, ना तो अनिवार्यता, ना असत्यता, ना निश्चित सत्यता। प्रतिपन्न का उदाहरण लें तो हम कह सकते हैं राम, है ना, चतुर है या मोहन चतुर है। तो ऐसे एग्जाम्पल में इसको हम प्रतिपन्न वाक्य कहेंगे। और अगर हम बात करें आवश्यक एपोडिक्टिक स्टेटमेंट की, तो इसमें हम कह सकते हैं कि हर कार्य का अपना एक कारण होता है। इसको हम आवश्यक कथन कह सकते हैं। अब कांट कहते हैं कि इन्हीं 12 प्रकार के न्याय वाक्यों के आधार हमें 12 प्रकार के बुद्धि विकल्प मिलते हैं। इसी को वो अपने दर्शन में कहते हैं मेटाफिजिकल डिडक्शन ऑफ दी कैटेगरीज। जो अतीन्द्रिय बुद्धि विकल्पों की जो स्थापना है उसकी ये चर्चा करते हैं। तो वो कौन से 12 प्रकार के विकल्प मिलते हैं? तो परिमाणात्मक न्याय वाक्यों से हमें 3 प्रकार के जो बुद्धि विकल्प हैं वो मिलते हैं। जैसे अगर हम देखें तो जो परिमाणात्मक न्याय वाक्य था, यानी यूनिवर्सल पर्टिकुलर सिंगुलैरिटी, है ना, पूर्ण व्याप्ति बोधक, अपूर्ण व्याप्ति बोधक, एकात्मक। तो अब हम यहाँ देखते हैं कि परिमाणात्मक न्याय वाक्यों से हमें क्या मिलता है? पूर्णता, अनेकता और एकता के बुद्धि विकल्प। गुणात्मक न्याय वाक्यों के आधार पर हमें क्या मिलते हैं? सत्ता, अभाव और सीमा के बुद्धि विकल्प। संबंधात्मक न्याय वाक्यों के आधार पर हमें क्या मिलता है? द्रव्य गुण संबंध, कार्य कारण संबंध, अन्योन्य संबंध। और प्रकारात्मक बुद्धि विकल्पों के आधार पर हमें क्या मिलता है? संभावना, असंभावना, भाव और अभाव, अनिवार्यता और आगंतुकता के बुद्धि विकल्पों की प्राप्ति हमें होती है। अब हमें ये समझना है कि ये बुद्धि के विकल्प जो अतीन्द्रिय हैं, इनके बारे में हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। इन्हीं के माध्यम से हमारा समस्त ज्ञान अनिवार्य सत्य सार्वभौम रूप में, ज्ञान के रूप में सांचों में ढलता है। तो इसमें जो पहले ये जो 6 बुद्धि विकल्प हैं, इनको कांट कहते हैं कि ये मैथमेटिकल हैं, ये अचल हैं, ये स्टैटिक हैं। और जो अन्य 6 बुद्धि विकल्प हैं, इन्हें वो कहते हैं चल या डायनेमिक हैं। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण वो कहते हैं जो संबंधात्मक है, वो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी के आधार पे हमें व्यवहारिक जगत के अनुभवों में जो संबंध होते हैं परस्पर, उनका बोध होता है। तो अब हम आगे बढ़ते हुए एक बात और जान लें कि ये जो बुद्धि विकल्प यहाँ पे बनते हैं, तो पूर्णता और अनेकता के मिश्रण से एकता बनती है, यानी उसके समन्वय से एकता बनती है। तो ऐसा नहीं कि केवल ये जो एकता है वो पूर्णता और अनेकता का केवल योग है, उसमें एक समन्वयात्मक एकता है, ये केवल योग मात्र से नहीं है। उसी प्रकार जो सीमा है वो सत्ता और अभाव का योग मात्र नहीं है। जो द्रव्य गुण संबंध है वो केवल कार्य कारण अन्योन्य संबंध का योग मात्र नहीं है। उसी प्रकार जो अन्योन्य संबंध है वो द्रव्य गुण संबंध या कार्य कारण संबंध का योग मात्र नहीं है। अनिवार्यता जो है वो केवल संभावना, संभावना, भाव, अभाव का योग मात्र नहीं होती है। तो यहाँ पे आगे हम ये सवाल उठाते हैं कि
क्या जो हमें इनकी अनुभव होती है तो उसमें एक रूपता या सार्वभौमिकता कैसे आती है, ये हमें समझने का बहुत ज़रूरत है। लेकिन इससे पहले हम ये जान लें कि इस 4 प्रकार के जो बुद्धि विकल्प हैं, परिमाणात्मक, गुणात्मक, संवादात्मक, प्रकारात्मक, उनसे कांट ने 4 प्रकार के महत्वपूर्ण खंडन किए हैं। परिमाणवाद से उन्होंने अणुवाद का खंडन किया है, गुण से उन्होंने शून्य का खंडन किया है, कारण कार्य से उन्होंने संयोग या भाग्य का खंडन किया है, और प्रकार से उन्होंने चमत्कार का खंडन किया है। तो अब हम ये प्रश्न करते हैं कि जो बुद्धि विकल्प हैं वो तो अतीन्द्रिय हैं, उनकी संरचना अलग है, और जो इंद्रिय संवेदन है वो अनुभव सापेक्ष हैं, बुद्धि विकल्प अनुभव निरपेक्ष हैं। ये दोनों ही अलग अलग हैं। तो इनमें संबंध कैसे बनता है, या कैसे ये इंद्रिय संवेदन बुद्धि विकल्पों में ढलता है आकर के। तो इसके लिए कांट का जो उत्तर है वो है, ये एक काल का सार्वभौमिक प्रत्यक्ष के माध्यम से होता है। इसे वो स्कीमेटा का नाम देते हैं, क्योंकि हर एक विकल्प में एक स्कीम होती है। स्कीम के आधार पर ही प्रत्येक बुद्धि विकल्प की अपनी एक काल प्रतीति होती है, ये जो उसका सार्वभौमिक काल प्रतीति है, जिसके आधार पर हम सभी लोगों का जो व्यवहारिक जो ज्ञान है वो संबंध में जो प्रतीति के द्वारा होता है उसके बारे में एक सा रहता है। जो हमारी व्यवहारिक दुनिया है वो लगभग एक सी अनुभव के रूप में रहती है। तो उसका कारण जो है वो काल का सार्वभौम प्रत्यक्ष है कि हर जो प्रत्येक बुद्धि विकल्प है वो अपनी काल की प्रतीति को साथ में लेकर के चलता है। तो इसके संबंध में अब हम देखते हैं कि जो काल की प्रतीति किस तरह से हमें उसमें होती है, तो ये समझने का प्रयास करेंगे। इससे जो बुद्धि विकल्प इंद्रिय संवेदन दो अलग अलग हैं, तो इनमें कैसे संबंध बनता है, और फिर हम सभी लोगों का जो व्यवहारिक जगत का ज्ञान होता है उसमें एक रूपता कैसे होती है। तो ये होती है काल का सार्वभौमिक प्रत्यक्ष, से स्कीमिटा कहते हैं, उसके माध्यम से होती है। पर प्रत्येक बुद्धि विकल्प की अपनी काल प्रतीति होती है। तो जैसे हम देखें कि पूर्णता की सब क्षणों में अनेकता की, कुछ क्षणों में एकता की, एक क्षण में सत्ता की, हमेशा अभाव की, किसी काल में नहीं, सीमा के निश्चित काल में। तो इस तरह से हमें जो प्रतीति होती है बुद्धि की, वो जो हमें प्रतीति देश काल से होते हुए बुद्धि विकल्पों से होते, बुद्धि विकल्पों और प्रतीति का संबंध जो होता है उसको कांट ने कहा है वो काल का सार्वभौम प्रत्यक्ष होता है, उसके माध्यम से ही हमें ये संभव होता है। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जो बुद्धि विकल्प हैं वो किस प्रकार से हमारे संवेदनाओं को जो ज्ञान के रूप में निश्चित अनिवार्य सार्वभौम ज्ञान के रूप में जो छिन्न भिन्न ज्ञान आता है उसको एक सांचों में ढाल करके एक निश्चित ज्ञान की प्रतीति करवाते हैं। तो उनमें एक जो संबंध है, एक कार्य का संबंध जो है, तो क्या ये संबंध काल्पनिक है? ह्यूम ने जैसे कहा कि हमें विशेषों का छिन्न भिन्न ज्ञान होता है, हमें कोई भी सार्वभौम अनिवार्य ज्ञान नहीं होता है। और यहाँ हम बात कर रहे हैं कि जो हमारी प्रतीति है वो बुद्धि के विकल्पों के माध्यम से और प्रतीति देश काल से होते हुए बुद्धि के विकल्पों के सांचों में ढलते हुए अनिवार्यता, सार्वभौमिकता, निष्ठा, सत्यता प्राप्त करती है। और उसमें एक स्कीमेटा होता है, हर एक विकल्प की एक स्कीम होती है, उसके द्वारा हमारा एक सार्वभौम प्रत्यक्ष जो एक रूपता होती है वो आती है। तो ये जो संबंध है उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो ह्यूम के दर्शन में उन्होंने कहा कारणता कोई भी निश्चित अनुभव संबंध में नहीं मिलता है। तो कांट इसका खंडन करते हैं और वो ये कहते हैं कि हमारे निश्चित अनिवार्य ज्ञान का जो कारण है वो हमारे जो अतीन्द्रिय बुद्धि विकल्प हैं उन्हीं से होता है, अन्यथा हमें किसी भी ज्ञान की प्रतीति हो ही नहीं सकती। केवल विशेष संवेदनों के माध्यम से संवेदन मात्र हो सकता है, किसी भी वस्तु का व्यवहारिक जगत में ज्ञान संभव नहीं है। वो ज्ञान
तभी निश्चित होगा जब वो बुद्धि विकल्पों के साँचों में ढलेगा। तो इन बुद्धि के विकल्पों में जो एक संबंध है जिससे कि हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसकी कांट पुष्टि करते हैं और ह्यूम के जो विचार हैं कांटता पे उनका वो खंडन करते हैं। अब हमें ये देखना है कि ये जो बुद्धि के विकल्पों में जो है वो शक्ति कहाँ से आती है। ये प्रश्न कांट के दर्शन में बड़ा महत्वपूर्ण है कि बुद्धि के जो विकल्प हैं उनमें वो शक्ति कहाँ से आती है। तो जो बुद्धि के विकल्प हैं वो उनका जो उनमें जो शक्ति है, तो पहले हमें ये देखना है कि ये शक्ति जो है वो विशुद्ध ज्ञाता के माध्यम से आती है। तो इसको बहुत अगर हम सरल तरीके से यहाँ से समझें तो इसकी शुरुआत हमें कुछ ऐसे करनी पड़ेगी कि ये जो आई है या मैं जो एक अनुभव करता है, जिसे अनुभवकर्ता की संज्ञा दी है, आई के जो ये बुद्धि विकल्प हैं, आई के जो बुद्धि में, और बुद्धि के विकल्प ये देश काल है और ये हमारी इंद्रिय प्रतीति है। अब व्यवहारिक रूप से अगर देखें हम इसे अतीन्द्रिय क्यों कहा गया है, क्योंकि इंद्रिय रूप से जो हमारी अनुभव की गति होती है उसको अगर हम यहाँ से देखें तो ऐसे होगी कि Z, X, Y ऐसे चलती है। जो व्यवहार में हमें अनुभूति हो रही है कि हमारे इंद्रिय संवेदन देश काल से गुजरते हुए बुद्धि के विकल्प से होते हुए, तब बुद्धि के विकल्प को शक्ति कहाँ से मिल रही है, वो विशुद्ध ज्ञाता से मिल रही है। इसे विशुद्ध, इसको समझेंगे अभी हम इसके बारे में। तो जब ये विशुद्ध ज्ञाता से होते हुए पुनः ये ज्ञान का प्रक्रिया है, ये हमारे अनुभव से होते हुए आता है। और फिर निश्चित ज्ञान जब होता है, जैसे मान लिया कि ये एक पेन है, तो पेन की जो इंद्रिय प्रतीति हुई वो देश काल से गुजरते हुए गई, फिर बुद्धि विकल्पों में गई और उसकी मैन्युफैक्चरिंग हुई, वो सांचों में ढली और सांचों में ढलने के बाद वो विशुद्ध ज्ञाता के मन में गई, उसको बोध हुआ कि एक काला पेन है। ये हमें एक व्यवहारिक प्रक्रिया दिखती है, लेकिन इसके उलट इसका ये तो एक इंद्रिय रूप हो गया, उसका एक अतीन्द्रिय रूप है कि बिना शुद्ध ज्ञाता की शक्ति से ये बुद्धि विकल्प कार्य नहीं कर सकते, और बुद्धि विकल्प के बिना कार्य हुए हमें किसी भी प्रकार के अनुभव का निश्चित ज्ञान नहीं हो सकता है। इस तरह से जो कांट कहते हैं कि जो विशुद्ध ज्ञाता है वो अतीन्द्रिय है, क्योंकि वो हमारे ज्ञान का विषय नहीं है, बल्कि समस्त ज्ञान उसी अतीन्द्रिय विशुद्ध ज्ञाता के आधार पर होते हैं। वही उसमें सार्वभौमिकता, एक रूपता लाता है हमारे समस्त ज्ञानों में, वो समन्वय करता है और वो अद्वितीय है। वो जीवात्मा नहीं है, जीवात्मा विशुद्ध आत्मा नहीं है, जीवात्मा नहीं है, वो विशुद्ध ज्ञाता है, वो कभी भी ज्ञान का विषय नहीं हो सकता है। और जो ये अनुभूति है, उसको जो इसकी अनुभूति है वो अपरोक्ष होती है, वो हमें इंद्रिय सापेक्ष नहीं है, वो अपरोक्ष अनुभूति के रूप में इस विशुद्ध ज्ञाता की अनुभूति होती है। कांट कहते हैं इसी विशुद्ध ज्ञाता की शक्ति से, या आई कहते हैं, या इसे कहते हैं हम फर्स्ट पर्सनल एक्सपीरियंस, जो इंसान को होता है अपना अनुभव जो होता है, इसी के माध्यम से बुद्धि के विकल्पों को शक्ति मिलती है। और बुद्धि के विकल्पों के समायोजन से ही जो हमारी इंद्रिय प्रतीति वो निश्चित ज्ञान की प्राप्ति करती है। तो इसी को कांट ने अपने दर्शन में ट्रांसेंडेंटल सिंथेटिक यूनिटी ऑफ प्योर ए परसेप्शन कहा है। और बुद्धि के विकल्पों का जो निगमन हुआ है कांट के दर्शन में, जिस प्रकार से बुद्धि के विकल्प, न्याय वाक्यों से बुद्धि के विकल्प आते हैं और उनसे हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसे उन्होंने ट्रांसेंडेंटल रिडक्शन ऑफ द कैटेगरीज कहा है, और ये अतीन्द्रिय निगमन हो। और इस तरह से कांट कहते हैं कि कोई भी ज्ञान जो है विशुद्ध ज्ञाता की शक्ति जो होती है उससे ही जो बुद्धि के विकल्पों को शक्ति प्राप्त होती है,
और फिर जाकर के हमें निश्चित अनिवार्य सार्वभौम ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो इस तरह से आज हम अपने व्याख्यान को यहीं विराम देंगे और आज के व्याख्यान क्रम में हमने ये समझने का प्रयास किया कि जो कांट की ज्ञान की अवधारणा है, ज्ञान मीमांसा है, उसमें कैसे इंद्रिय संवेदन देश काल के प्रत्यय से होते हुए किस प्रकार वो बुद्धि के विकल्पों तक जाते हैं और किस प्रकार बुद्धि जो है प्रकृति का नियमन करती है और किस प्रकार से जो संयोजक जो वाक्य हैं, अनुभव निरपेक्ष ज्ञान है, वो दर्शन के व्यवहारिक जगत में संभव है। उसका वो क्योंकि देश काल और बुद्धि के विकल्पों के माध्यम से ही वो संभव होता है। फिर हमने 12 प्रकार के न्याय वाक्यों का विश्लेषण किया। फिर हमने ये भी समझा कि कैसे वो 12 प्रकार के न्याय वाक्यों के माध्यम से हम 12 प्रकार के बुद्धि विकल्पों की स्थापना करते हैं और कैसे बुद्धि विकल्प स्वयं अतीन्द्रिय होते हैं और वो ज्ञान का कारण बनते हैं। किस प्रकार ये 4 प्रकार के खंडन किए हैं इन बुद्धि विकल्पों से। कांट ने परिणामवाद से, अनुवाद का, गुण से शून्य का, कार्य कारण से संयोग या भाग्य का, प्रकार से चमत्कार का, और फिर किस प्रकार से जो स्कीमेटा है, हर एक बुद्धि विकल्प की अपनी काल प्रतीति होती है, उसी से सार्वभौमिक ज्ञान हमारा बनता है। और फिर किस प्रकार कारण कारण संबंध जो है वो बुद्धि के विकल्पों पर निर्भर करता है और उनकी शक्ति जो है विशुद्ध ज्ञाता जो अतीन्द्रिय है, समन्वयात्मक है, अद्वितीय है, विशुद्ध है, जिसकी हमें अपरोक्ष अनुभूति होती है, उसके माध्यम से हमें ये निश्चित ज्ञान संभव होता है। ये कुछ कृतियाँ हैं जिनके माध्यम से व्याख्यान तैयार किया गया है। धन्यवाद।